सरकार के अंग का जो टॉपिक हम कर रहे हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इसी की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है व्यवस्थापिका। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि व्यवस्थापन विभाग ही कानूनों का निर्माण करता है जिनके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है। इन दोनों विभागों के कार्यों का मार्ग निर्देशित करने का कार्य व्यवस्थापिका का ही है। ये केवल कानूनों का निर्माण नहीं करता, बल्कि साथ ही साथ प्रशासन की नीति भी निश्चित करता है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण भी इसके द्वारा ही रखा जाता है। संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापन विभाग के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए दोनों अंगों की अपेक्षा यह अधिक महत्वपूर्ण है। गिलक्राइस्ट महोदय का कहना है कि विधायी सत्ता सरकार के प्रमुख आधार का निर्माण करती है, कार्यपालिका छोटे आधार का और न्यायपालिका अंत का। जिस प्रकार प्रमुख आधार छोटे आधार या अंत से महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार व्यवस्थापिका न्यायपालिका और कार्यपालिका से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापिका के कार्य। कानूनों का निर्माण करना, नीति निर्धारण करना, संविधान में संशोधन करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, निर्वाचन संबंधी कार्य करना, न्याय संबंधी कार्य करना, वित्तीय नियंत्रण रखना, कार्यपालिका संबंधी कार्य करना। अब हम देखते हैं इसका संगठन। व्यवस्थापिका का निर्माण निर्वाचन पद्धति के आधार पर किया जाता है। प्रारंभ में एक सदन की ही व्यवस्था थी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में, लेकिन अनुभव के आधार पर धीरे धीरे ऐसा विचार किया गया कि एक सदन की स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता व मनमानेपन पर अंकुश के लिए व्यवस्थापिका में दो सदन के विचार को अपनाया जाने लगा। आज विश्व के लगभग सभी शासन व्यवस्थाओं में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को ही अपनाया गया है। एक निम्न सदन है और दूसरा ऊपरी सदन। संविधान के अनुसार अलग अलग होती है प्रत्येक देश की निर्वाचन प्रक्रिया। अध्यक्षात्मक देशों में जैसे अमेरिका में दोनों सदन ही महत्वपूर्ण है। संसदात्मक देशों में निचला अर्थात निम्न सदन अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जनता के मत के प्रतिनिधि होते हैं, और ऊपरी सदन अर्थात उच्च सदन सीमित या कम महत्वपूर्ण होता है। यह विवाद या चर्चा का विषय है कि एक सदनीय व्यवस्थापिका उपयोगी है या द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क। प्रथम, सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश, कानूनों में सुधार, कार्य विभाजन, हित समूहों का प्रतिनिधित्व, दूसरे सदन के अनुभव का लाभ, जनमत को समझने का अवसर और राज्यों का भी प्रतिनिधित्व। अब कई विद्वानों का मानना है कि इसके विपक्ष में भी कोई तर्क दिए जा सकते हैं। तो विपक्ष में यह है कि अनावश्यक समय व धन का व्यय, दूसरी सभा रूढ़िवादियों की सभा,
प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक नहीं, दूसरे सदन की आवश्यकता भी नहीं। प्रथम सदन को अनुत्तरदायी बनाना संघ राज्य के लिए अनावश्यक, दोनों सदनों में गतिरोध की आशंका। तो इन प्रमुख कारणों के कारण आज के प्रजातांत्रिक राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ही प्रचलित है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के जो हमने पक्ष में तर्क देखे हैं वो ही इतने महत्वपूर्ण हैं कि दोनों सदनों को चलायमान करता है। और दो सदनों की ये परंपरा इंग्लैंड से शुरू हुई है। दूसरा सदन लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रथम सदन की गलतियों को उजागर करता है। दोनों सदनों में पारस्परिक संबंध भी होते हैं। अब बात आती है अपनी कि व्यवस्थापिका का पतन या ह्रास ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका कि आज व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है। लॉर्ड ब्राइस की अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में व्यवस्थापिकाओं के पतन की चर्चा की है। ब्राइस ने अपनी पुस्तक में व्यवस्थापिकाओं का रोग निदान में उन कारणों की खोज का प्रयास किया है। कैसे वियर के अनुसार व्यवस्थापिकाओं ने अपनी शक्तियां, कार्यकुशलता व सम्मान को बनाए रखा हो या इनमें वृद्धि तक कर ली हो, ऐसा संभव है, फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप से इन सभी पहलुओं का पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियां बढ़ाकर अपना दर्जा सुधार लिया है। केसी वियर महोदय का ये कहना है। अब इसकी जो पतन है, अवनति है, उसका कारण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पहला कारण है कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। दूसरा, प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा। तीसरा, रेडियो और टेलीविज़न जैसे साधनों का उपयोग जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास। फिर है सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण, विदेश संबंधों की प्रधानता, सकारात्मक राज्य का उदय, बड़े बड़े अनुशासित दलों का विकास, व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता के व्यक्तियों की भरमार, व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना। इन सब के अतिरिक्त व्यवस्थापिकाओं की भूमिका के पतन के कुछ अन्य कारण भी है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता होती है और नेतृत्व प्रदान करने का कार्य कार्यपालिका के प्रधान द्वारा किया जाता है। और जो समय समय पर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में संकट उत्पन्न होते हैं तो उसमें व्यवस्थापिका की भूमिका में पतन और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती जाती है। लेकिन आज भी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में सारपूर्ण भूमिका व्यवस्थापिका की ही है और व्यवस्थापिका आज भी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का केंद्र बिंदु है और बनी रहेगी।
यह हुआ हमारा सरकार का प्रमुख अंग व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा।